हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल पढ़ा था। आज हम सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल पे कुछ सवाल करेंगे और फिर एक गजब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो पहले थोड़ा सा एक दो सवाल करते हैं सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल पे। वैसे मैंने उसके बारे में बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि ये सॉलिड स्फीयर हो, इस पे क्यू चार्ज हो, इसकी रेडियस कैपिटल आर हो। अगर हमें इसका पोटेंशियल लिखना पड़े सेंटर पे ऊपर, तो यहां सरफेस पे याद रखें वी सरफेस था के क्यू बाय कैपिटल आर। एक तो ये बात याद रखें, ऊपर लिखना हो तो के स्फीयर का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। एक सेंटर का याद रखें, ज़्यादा ज़रूरी यही है। नीट और मेंस लेवल पे ये काफ़ी है, अंदर के जनरल पॉइंट पे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको रियल में बताऊं तो सेंटर पे कितना होता है इसका 3/2 टाइम्स, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय कैपिटल आर। ये होता है सेंटर का। एक याद रखें बाहर का, अगर कभी बाहर का लिखना पड़े तो कितना होगा के क्यू बाय स्मॉल आर। हाँ, वैसे जनरल पॉइंट पे भी मैंने बताया था कि सेंटर से, मान लीजिए आपको मैं कह दूं कि सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ अंदर, तो कितना था। इसका भी हम लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्मूला कल याद करा था, दोबारा याद कर लेते हैं। के क्यू बाय ट्वाइस ऑफ आर क्यूब, ट्वाइस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ टोटल रेडियस का क्यूब इनटू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ये है जनरल पॉइंट पे। मान लीजिए r/2 पे पूछ ले, कैपिटल आर के आधे पे बताओ, तो यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल r/2 रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। सेंटर पे पूछे तो स्मॉल आर को 0 रख देंगे, और जैसे ही स्मॉल आर को 0 रखेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब आगे सवाल करते हैं। देखिए, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में आता है। बट एक बात ध्यान रखिए, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ना, आपको पता भी होनी चाहिए, बार बार रिपीट होती है एग्जाम में, तो उनको बड़ा अच्छे से केयरफुली करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि आर रेडियस की ड्रॉप्स है जो कि चार्ज है, और हर ड्रॉप के ऊपर क्यू चार्ज है, हर ड्रॉप के ऊपर क्यू चार्ज है और आर रेडियस है, और ऐसी एन ड्रॉप्स है, ऐसी एन ड्रॉप्स हैं, वो आपस में कंबाइन हुई और कंबाइन होकर एक बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई। उस बिगर, अगर इसका पोटेंशियल V है, तो सवाल ये है कि अगर ये एन ड्रॉप्स आपस में मिल जाएं, चार्ज हमें कुछ नहीं दिया, हमें तो बस ये दिया है कि सारी ड्रॉप एक जैसी है, हमें रेडियस वगैरह कुछ नहीं दे रखी, हमें तो बस इतना कहा गया है कि एन ड्रॉप्स हैं, एक जैसी हैं, सब पे चार्ज है, और वन ड्रॉप आपस में कंबाइन हुई, एक ड्रॉप का पोटेंशियल बता रखा है V है, और एन ड्रॉप्स आपस में इकट्ठी हो गई और नई ड्रॉप बन गई। तो सवाल ये है कि नई ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देयर आर n आइडेंटिकल ड्रॉप्स, ईच हैविंग पोटेंशियल V, and all these n drops combine with each other and convert into a bigger drop. If the potential of each drop is V, then what will be the potential of bigger drop? What will be the potential of bigger drop? That is the question. तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले काम करेंगे बेटा, हर ड्रॉप का चार्ज मान लेते हैं Q है, हर ड्रॉप की रेडियस मान लेते हैं कितनी है, R है। अब आप बताइए, जब ये सारी एन ड्रॉप्स, ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं, 2 3 4, ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं एक जैसी, वो कंबाइन हुई और नई ड्रॉप बन गई। तो नई ड्रॉप का पहली बात तो आप मुझे बता दो चार्ज क्या होगा। Q 2 होती तो 2Q, 3 होती तो 3Q, 4 होती तो 4Q, और n है तो NQ इसका हो जाएगा चार्ज। जायज बात। इस सवाल में जो एक बेसिक गलती होती है जो बच्चे अक्सर करते हैं, वो ये कि आर रेडियस के ड्रॉप में आर रेडियस की ड्रॉप मिल गई 2R हो गया। ना 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 ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वाला कंसेप्ट। आर रेडियस की ड्रॉप में आर रेडियस की ड्रॉप मिल गई, बेटा ये कभी मत कह देना कि 2R रेडियस की ड्रॉप बन गई, ये बुरी तरह से गलत ख्याल है, इसे आप निकालें। आप बस इतना कह सकते हो कि एक ड्रॉप के वॉल्यूम में दूसरी ड्रॉप का वॉल्यूम मिला, तो जो नई ड्रॉप बनेगी उसका वॉल्यूम इन दोनों ड्रॉप के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो ये मैं उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे।
इसे बड़ा ही ध्यान से समझें और याद भी रखें। देखिए, तो हमने एन ड्रॉप्स ऑफ उसमें मिलाई, क्यू क्यू चार्ज था तो एन क्यू चार्ज हो गया। आर आर रेडियस थी तो मान लेते हैं नई रेडियस कैपिटल आर होगी। पहले वो कैपिटल आर पता करते हैं, लगाएंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन का मतलब है जो टोटल वॉल्यूम इनका था वही बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो आप बताइए एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हमने चार्ज निकाल लिया, अब हमें क्या निकालनी है? रेडियस। तो देखिए कैसे निकलेगी, वॉल्यूम कंजर्वेशन। इन एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम आपस में मिला के इसके बराबर कर दो। तो एक ड्रॉप का 4/3 पाई आर क्यूब, तो एन ड्रॉप का इंटू एन इज इक्वल टू क्या होगा? इस बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम जो कि है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जो कट रहे उन्हें काट दें, ये कट गए। तो कैपिटल आर किसके बराबर आ गया? उधर ले जाके 1/3 हो जाएगा। 3 पावर है तो उधर जाके 1/3 हो जाएगा। n की पावर 1/3 इंटू आर की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया। तो नई जो रेडियस आएगी वो आएगी बच्चों n की पावर 1/3, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये हो गई बिग ड्रॉप की रेडियस। अब मजा आ गया बात में, रेडियस भी आ चुकी है, चार्ज भी आ चुका है, तो फिर किसको भी आना पड़ेगा? पोटेंशियल को। देखते हैं नया पोटेंशियल क्या होगा। वी डैश, तो नया पोटेंशियल वी डैश होगा के इंटू में इस बिगर ड्रॉप का चार्ज जो कि है एन क्यू डिवाइडेड बाय बिगर ड्रॉप की रेडियस जो कि है कैपिटल आर। अब आप इसे पुट करिए, कैपिटल आर को किस में पुट कर दीजिए? स्मॉल आर में। तो क्या आ गया? के एन क्यू डिवाइडेड बाय एन की पावर 1/3 इंटू में स्मॉल आर। एन की पावर 1 और नीचे है 1/3, ये ऊपर ले जाओ ये पावर, तो क्या बन गया? एन की पावर 1 - 1/3 इंटू हो गया के क्यू बाय स्मॉल आर। और के क्यू बाय स्मॉल आर याद करें ये तो वी था। के क्यू बाय आर एक ड्रॉप का पोटेंशियल था जो हमें गिवन था, तो ये वी हो गया। और ये कितना आ गया? n की पावर 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो नई ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाएगा, अगर हर ड्रॉप का v था तो 2 की पावर n की पावर 2/3 इंटू वी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे तो आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब टॉपिक जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ये बहुत ही गजब टॉपिक है, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखिए क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। एक पॉइंट चार्ज से शुरू करता हूँ। अब बताइए एक पॉइंट चार्ज है तो उसका फील्ड कैसा होगा? इसका फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, लाइक दिस, ऐसे 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 और ऐसे, चारों तरफ ऐसे होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज हम लेकर आए यहां तक, हमें वर्क करना पड़ा 2 जूल, तो अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब फील्ड के, ये फील्ड है, फील्ड के अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक बात है। फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं फील्ड के कुछ एंगल पे जाऊं तो क्या होगा? फील्ड के कुछ एंगल पे मूव करूं तो क्या होगा? तो मैं पहले यहां साइड में बताता हूं आराम से, फिर हम बात करेंगे इसकी। देखिए ये कोई सिंपल फील्ड ले लेता हूं, ऐसे ऐसे सोच लेते हैं। देखिए अगर आप फील्ड के उल्टा जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, तो फील्ड के उल्टा गए तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए यहां 2 का पोटेंशियल था तो यहां हो जाएगा पोटेंशियल 4 का, ठीक बात है, क्योंकि फील्ड के उल्टा जाने में हमें जोर आएगा। तो पोटेंशियल हो गया 2 से 4। 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क होता है वही पोटेंशियल होता है। इन्फिनिटी से यहां तक लाने में 2 वर्क, तो इन्फिनिटी से यहां लाने में 1 कूलम चार्ज को फील्ड के उल्टा ले जाने में, यहां तक ले जाने में 2 वर्क, यहां तक ले जाने में 4 वर्क, यानी फील्ड के उल्टा जाने में पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहां 2 वोल्ट था तो यहां 4 वोल्ट हो गया। अब अगर मैं इतना ही कदम जितना यहां चलाऊं उतना ही इधर चलूं तो बच्चों हमें जोर थोड़ा कम आएगा। तो यहां 2 से यहां अगर 2 पोटेंशियल था और इधर गया तो 4 हो गया,
तो यहाँ हो जाएगा 3 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन अब इंक्रीज का लेवल पहले से कम है। और अगर मैं इधर चला तो हो जाएगा 2.5, यानी इंक्रीज तो अब भी हुआ है लेकिन इंक्रीज थोड़ा है। और अगर मैं चला 90 डिग्री पे, गजब बात, कितने डिग्री पे? 90 पे, तो 2 था और 2 ही रहेगा। अगर मैं इधर चला तो डिक्रीज हो जाएगा, 2 की बजाय 1.5 हो जाएगा। अगर मैं इधर चला तो और डिक्रीज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे और अगर इधर चला तो और डिक्रीज हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 0 हो गया। कहने का मतलब है कि जब हम किसकी डायरेक्शन में जाएंगे, फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फील्ड के ऑब्ट्यूज एंगल पे जाएंगे तो बढ़े तो का लेकिन कम, अगर 90 पे जाएंगे तो सेम रहेगा, फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो घटेगा और घटेगा और फुल घटेगा। फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे फुल घटेगा, फील्ड के उल्टा जाने पे फुल पोटेंशियल बढ़ेगा और फील्ड के 90 जाने पे पोटेंशियल सेम रहेगा, सेम रहेगा। और जहां पोटेंशियल क्या रहे, इक्वल रहे, अगर ऐसी कोई सरफेस हम ढूंढ लें, ऐसी कोई सरफेस जिस पे पोटेंशियल सेम रहे, उसे कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो मान लीजिए फील्ड इधर है, फील्ड इस साइड है, तो अगर मैं फील्ड के 90 डिग्री पे जाऊं, इधर यहां इस पॉइंट से मैं इधर जाऊं, तो यहां मान लीजिए 2 पोटेंशियल है, फील्ड इधर है और इस पॉइंट पे 2 का पोटेंशियल है, तो इधर जाऊंगा तो पोटेंशियल 2 रहेगा, इधर जाऊंगा तो भी 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 2 रहेगा। मतलब इस फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर अगर मैं एक प्लेन ले लूं, प्लेन, तो सारे पे पोटेंशियल सेम रहेगा। और ऐसी सरफेस जिस पे सारे पे पोटेंशियल सेम रहता हो, उसी सरफेस का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये सरफेस हमेशा फील्ड के बेटा क्या आएंगी, ये जैसे फील्ड है तो इस फील्ड के अगर मैं 90 डिग्री पे चलूंगा, 90 डिग्री, इधर जाऊं इधर जाऊं, 90 डिग्री पे जो प्लेन होगा, इस प्लेन पे मैं कहीं भी जाऊं, चाहे ऊपर चाहे नीचे चाहे अंदर चाहे इधर, फील्ड के 90 डिग्री वाला जो प्लेन होगा उस सारे पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा। और जिस सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहे, उसी सरफेस का नाम रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तब देखते हैं कैसे बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो डेफिनेशन क्या रहेगी बेटा? डेफिनेशन क्या बोले? एनी सरफेस, एक वर्ड में बोल सकते हैं, एनी सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल, हैविंग सेम पोटेंशियल, वी कह देता हूं, हैविंग सेम वी एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। खासियत क्या है इसकी? खासियत क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ई। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी। चलिए अब देखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। अगर मैं कहूं ये पॉइंट चार्ज, इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाएं, तो कैसे बनाएंगे? यहां जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसके 90 डिग्री पे चलो, 90 डिग्री पे तो यूं चलना पड़ेगा। तो अगर 90 डिग्री पे चलकर मैं सरफेस बनाऊंगा तो स्फेरिकल सरफेस आएगी। कैसी सरफेस आएगी बच्चों? स्फेरिकल। हरदम इसके 90 डिग्री पे चलना है, तो ये एक रिंग नहीं है, 3D में है, चार्ज यूं बाहर जा रहा है चारों तरफ, चार्ज नहीं सॉरी फील्ड, ऊपर नीचे ऐसे, उसके परपेंडिकुलर चलना है। फील्ड के अगर हम परपेंडिकुलर चलेंगे तो एक स्फेरिकल सरफेस बनेगी, स्फीयर। उस स्फेरिकल सरफेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, और जिस सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो वही है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लीजिए मैं कहूं कि कितनी बनेंगी, बताओ ना इक्विपोटेंशियल सरफेस कितनी बनेगी? तो बेटा जितनी चाहो उतनी बढ़ा लो। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम बहुत सारी क्या बना सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है, बताइए V1 V2 V3 में क्या रिलेशन है? बताइए भाई, V1 V2 V3 में क्या रिलेशन है? बताइए V1 V2 V3 में क्या रिलेशन है? आप ये ना कह देना, यहां एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। बच्चों को लगता है कि V1 और V2 सेम होंगे, नहीं, ये सारे का लेवल V1 है, इस सारे का लेवल V2 है, इस सारे का लेवल V3 है, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल घटेगा और फील्ड के उल्टा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो V1 ज्यादा है, V2 कम है, V3 और कम है। V1
ज़्यादा है, V2 कम है और V3 और भी कम है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि इस A पॉइंट का V1 है तो B का क्या है, वो भी V1 है, C का क्या है, वो भी V1 है, D का क्या है, वो भी V1 है। सारी इस सरफेस के जितने पॉइंट हैं उन सारों के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, लेकिन ये सरफेस अलग है और ये सरफेस अलग है। अलग अलग सरफेस पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, और जो फील्ड की दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, तो यहाँ ज़्यादा यहाँ कम कम हो। तो चलिए, एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमने ये देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा फील्ड लाइनों के परपेंडिकुलर होंगी, और अगर पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगी स्फेरिकल, जिन सब का सेंटर सेम होगा। अंदर हाई पोटेंशियल की सरफेस होगी, ये लो पोटेंशियल की होगी, ये और लो की, और आगे जितनी बनाते जाएंगे उनके पोटेंशियल धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक बात है। अभी अब आप कहोगे सर चलो पॉजिटिव की तो बना दी, नेगेटिव की कैसी होगी? तो मैं कहूँगा बेटा नेगेटिव का फील्ड बनाओ फटाफट, हमें एक ही काम करना है, फील्ड बनाओ और सरफेस उसके परपेंडिकुलर। तो नेगेटिव का फील्ड अंदर, ठीक है भाई, अंदर है तो ये लो बन गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगी? इन फील्ड लाइनों के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो फिर से क्या बनेगा, स्फीयर। स्फीयर तो एग्जैक्ट ही बनाते हैं, सुंदर स्फीयर बनाते हैं लोग। ये वाला भी क्या होगा, ओहो पंगा ले लिया भाई, दोबारा बनानी पड़ेगी। नेगेटिव की देखिए कैसे बनाएंगे। नेगेटिव चार्ज कई फील्ड लाइंस बनाओ पहले, कैसी है? नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइनें हैं अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे और ऐसे। मैंने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस बनानी है, तो यूं स्फेरिकल होगी। आर दूरी पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे पोटेंशियल KQ/R आएगा ना, -KQ/R आएगा। हाँ नेगेटिव आएगा, लेकिन आएगा तो सेम ना। तो मान लीजिए यहां आया -8 वोल्ट, -8 वोल्ट, तो यहां अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो वो भी स्फेरिकल होगी, लेकिन यहां डिस्टेंस ज्यादा है, फार्मूला वही लगेगा KQ/R, सारे बिंदु सेम दूरी पर है, तो लेकिन कम नेगेटिव आएगा क्योंकि R बढ़ गया है। तो यहां आ गया मान लीजिए 6 वोल्ट। अगली सरफेस बनाऊंगा तो यहां क्या आएगा, फिर से रेडियस बड़ी होगी -KQ/R, और कम नेगेटिव आएगा, मतलब -2 वोल्ट आ गया। तो अगर मैं कहूँ ये V1 पोटेंशियल है, ये V2 है, ये V3 है, इस सारी सरफेस पे सेम पोटेंशियल, इस सारी पे सेम है, इस सारी पे सेम है, लेकिन ज्यादा कौन सा है? अगर आपसे ज्यादा पूछा जाए तो याद रखें, ये गलती ना करें, यहाँ ये नेगेटिव में जो कम वैल्यू होती है वो बड़ा आंसर होता है, ये ज्यादा बोला जाएगा, ये कम और ये और कम। तो इस बार हाई पोटेंशियल कौन सा है? V3 हाई है, V2 लो है और V1 और लो है। और आप एक बात याद रखिए हमेशा के लिए, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां कम होगा, यहां और कम होगा। आप ये नहीं कहते ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इनवर्ड होती है सर, नहीं, स्फेरिकल है सरफेस, तो वो तो फील्ड इनवर्ड है, और फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस हैं वो स्फेरिकल है। चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कह दूं आपसे कि मेरे पास एक डाइपोल है, ये +Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो आप कहोगे सर पहले तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सोच लेते हैं कैसी है। मैंने बताया था आपको ऐसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जल्दी करके सोचिए। ऐसी ऐसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। हो गई भाई, जल्दी जल्दी बनाते हैं, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इन बातों की। ऐसी है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है तो ऐसी सरफेस होंगी जो इन लाइनों के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए बीच में तो परपेंडिकुलर समझ आ रहा है, ये लाइनें सीधी यूं यूं है, इस तरह से है, बीच में तो बड़ा ही सुंदर सा ये प्लेन है जो हमें दिख रहा है, प्लेन सरफेस। यूं जस्ट ये लाइनें हर जगह इसके क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर है, यूं जाएगी, देखिए यूं जाएगी और यूं, ये वाली लाइन यूं आएंगी और इधर, तो इस प्लेन के जस्ट क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और गजब बात है, अगर मैं इसका पोटेंशियल भी पूछूं तो वो भी 0 है, हम बता सकते हैं, क्योंकि इसका जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा उतना इसका नेगेटिव आएगा, और जितना यहां से यहां पॉजिटिव उतना यहां से नेगेटिव। जो ये दूरी है वही ये दूरी है, तो एक का प्लस एक का माइनस, जो ये दूरी है वही ये दूरी है, तो एक का प्लस एक का माइनस, तो यहां सारे पे पोटेंशियल 0 आएगा।
बीच वाले प्लेन पे, बीच वाले प्लेन पे। ठीक है भाई, थोड़ा इधर आते हैं, इधर कैसी सरफेस होगी, लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर, तो स्फीयर बनेगा। लेकिन एक स्फीयर का सेंटर देखिए, थोड़ा सा लेफ्ट बनाया मैंने, अगले स्फीयर का थोड़ा और लेफ्ट जाएगा, अगले स्फीयर का थोड़ा और लेफ्ट जाएगा, और ऐसे स्फीयर के सेंटर्स जो हैं वो किस तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, लेफ्ट में शिफ्ट होते होते ये स्फीयर की जो रेडियस है वो पहले कम है, फिर ज़्यादा 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 होते होते यूं प्लेन हो जाएगा। और गजब बात ये है कि अगर यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, यहाँ V4 है, तो पहली बात ये सारे ही पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे, इस साइड वाले सारे पॉजिटिव पोटेंशियल्स आएंगे। आप कहोगे क्यों सर, क्यों क्या? इस पॉइंट को देखो जरा ध्यान से, इसकी पॉजिटिव से दूरी कम है, नेगेटिव से दूरी ज्यादा है, पॉजिटिव से दूरी कम, नेगेटिव से ज्यादा, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा आएगा और नेगेटिव का कम आएगा, इसलिए यहां पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करने को कहूं कि बताइए किसका कितना ज्यादा है, तो आप देखेंगे ये नजदीक है, तो V4 सबसे ज्यादा होगा, V3 और कम होगा, V2 और कम होगा, V1 और कम होगा, और ये बीच वाली सरफेस पे क्या ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहां जीरो। अब थोड़ा इधर बात करते हैं, इधर क्या होता जाएगा बताइए जरा। यहां स्फीयर फिर आएंगे और उसका सेंटर राइट की तरफ जाएगा, ये फिर से स्फीयर आएगा, सेंटर राइट की तरफ जाएगा, सिमेट्रिकल होंगे बिल्कुल, और राइट की तरफ जाएगा, और ऐसे राइट में जाते 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 क्या हो जाएगा, बीच में प्लेन आ जाएगा। और अगर मैं यहां कहूं कि यहां है V5, यहां है V6, यहां है V7 और यहां है V8, तो बताइए इधर जाएंगे तो ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। पहली बात तो ये सारे पोटेंशियल, यहां के पोटेंशियल, इस हिस्से के सेंटर से इस हिस्से के सारी सरफेसेस के पोटेंशियल नेगेटिव होंगे। लेकिन यहां क्यों होंगे नेगेटिव, देखो कोई पॉइंट ले लो, ये नेगेटिव के नजदीक है और पॉजिटिव से दूर है, तो नेगेटिव का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल कम होगा, इसलिए हर सरफेस का नेगेटिव आएगा। एक बात। अगली बात, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो यहां जीरो है तो यहां नेगेटिव, यहां और ज्यादा नेगेटिव, यहां और ज्यादा नेगेटिव, तो कम ही होता जाएगा, जीरो से कम। जैसे यहां मान लीजिए -5 है तो यहां -10 होगा, यहां -20 होगा, ये डिक्रीज होना कहेंगे हम, ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव में जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है। तो बताइए V 0 वाले से भी छोटा होगा, V5 उससे भी छोटा होगा, V6 उससे भी छोटा होगा, V7 और उससे भी छोटा होगा V8। लेकिन एक सरफेस पे सारी पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम आई। उम्मीद है आपको बच्चों डाइपोल का पोटेंशियल अच्छे से समझ आ गया होगा, और डाइपोल की इक्वी पोटेंशियल सरफेस की ड्राइंग भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना के दिखाएं जब हमारे दोनों चार्ज डाइपोल ना होकर इक्वल है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है अलग अलग सिस्टम की इक्वी पोटेंशियल सरफेस की ड्राइंग बनाना। तो देखिए फटाफट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। इसकी लाइनें आप देखिए जरा, इस तरह से होंगी, इस तरह से लाइनें होंगी। आइडेंटिकल अगर चार्ज है तो उसकी लाइनें एक दूसरे को रिपेल करेंगी, इस तरह से होंगी। अगर आप इन लाइनों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो पहले बनी हुई है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टॉपिक आराम से पढ़िए और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनानी है। इस बार नया क्या है, देखो ये रफ स्केचेस है, एग्जैक्ट स्केच नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सारा मामला 2D में नहीं है, 3D में है। तो देखिए स्फेरिकल सरफेस बनेगी, लेकिन इस बार स्फेरिकल सरफेसेस का जो सेंटर है वो अंदर की तरफ आएगा, ऐसे, ये देखिए अंदर की तरफ। अगली बार थोड़ा और अंदर की तरफ, अगली बार थोड़ा और अंदर की तरफ, और ऐसे होते ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। लेकिन क्रॉस नहीं करा सकते आप, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को कट नहीं करा सकते। अगर कट करा दिया तो आप कहोगे सर क्या पाप हो जाएगा? हो जाएगा बेटा। अगर इसका 2 वोल्ट पोटेंशियल है और इसका 4 वोल्ट है तो आप इस कट वाले पॉइंट पे क्या कहोगे? 2 कहोगे कि 4 कहोगे? एक पॉइंट पे तो एक ही होएगा ना, 2 पोटेंशियल थोड़े हो सकते हैं। तो अगर कट कर गई तो एक पॉइंट पे 2 पोटेंशियल हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को कभी भी कट नहीं करा सकते। तो आप ये बात अच्छे से ध्यान रखें।
चलिए, ये होगी किसकी ड्राइंग, इसे आप बहुत बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, इसे भी ध्यान रखें, इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिकल चार्जेस की। अब बात करते हैं, अगर मैं आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ लूँ एक वायर की, थोड़ा सा जल्दी देखिए, वायर लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर का फील्ड आप बताइए कैसा होता है, ऐसा रेडियली आउटवर्ड, राइट का राइट, यू लेफ्ट, इस तरह से होगा। और इसके सरफेस के, ये वायर है, वायर की फील्ड यूं 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 ऐसे होगा, मतलब यूं समझ लो कि ये पाइप है, इस पाइप में सारे में सुराख है, नीचे से पानी आ रहा है, फिर वो पानी इधर भी जा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, और उसके परपेंडिकुलर ढूंढना है तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। यूं देखिए, लाइन इधर है तो ऐसे सरफेस बनानी पड़ेगी, जो इसके जस्ट क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या चीज होगी बेटा, सिलेंडर होगा। तो यहां क्या बनेंगी, अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस सिस्टम की पूछूं तो सिलेंडर, ये एक सिलेंडर, कितने सिलेंडर बनेंगे, बहुत सारे बना सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की गिनती नहीं हो सकती, हम जितनी चाहे बना सकते हैं। तो अगली सरफेस ऐसी होगी, अगली सरफेस ऐसी होगी, लेकिन होंगी सारी सिलेंड्रिकल। इस सरफेस पे मान लीजिए V1 पोटेंशियल है, तो उस पर V2 होगा, इस पे V3 होगा। अगर मैं कंपेयर करने को कहूं तो अंडरस्टूड सी बात है, V1 ज्यादा होगा, फील्ड की डायरेक्शन में घटेगा, V1 ज्यादा होगा, V2 कम होगा, V3 और भी कम होगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आप मुझे बना के दिखाएं इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी, सॉलिड सफियर की, उस पर सारे पे चार्ज है, शेल की आप कहोगे बहुत आसान है सर, शेल पे सारी के ऊपर बाहर चार्ज है, तो इसका फील्ड आपको पता है, ऐसे होता है रेडियली आउटवर्ड, ऐसा। तो ये हो जाएंगी कौन सी, ये देखिए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगी। इस केस में क्या होगा, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, लेकिन यहां अंदर नहीं होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, अंदर तो बल्कि सारे में ही पोटेंशियल क्या रहेगा, शेल के अंदर। यहां V1 पोटेंशियल है तो यहां V2 है, V1 ग्रेटर V2 है, और इस सरफेस के ऊपर मान लीजिए V है तो ग्रेटर V है, लेकिन इस सारे के अंदर ही क्या रहेगा, पूरे के अंदर V ही रहेगा। गजब बात है, पूरे के अंदर ही V रहेगा, तो यहां आप कोई सरफेस नहीं, सारा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल बॉडी है, ये सारी अंदर, सारे के अंदर पोटेंशियल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर मैं यहां पूछूं तो यहां बनेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, अंदर भी लाइन होंगी ऐसे, और यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस अंदर भी होंगी, ऐसे बना सकते हो आप, एक दो, बाहर भी होंगी स्फेरिकल, अंदर भी स्फेरिकल, बाहर भी स्फेरिकल, तो सॉलिड सफेयर के अंदर भी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी, बाहर भी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अगली बात देखते हैं, वायर का हो गया, शीट की देखते हैं। शीट का बहुत कॉमन है, शीट की इक्विपोटेंशियल सरफेस सारी पे प्लस फैला हुआ है, फील्ड ऐसा होगा, और अगर फील्ड ऐसा होगा और लेफ्ट साइड में लेफ्ट होगा, हमें इसके परपेंडिकुलर क्या बनानी है, सरफेस बनानी है, तो ऐसे प्लेन आ जाएगा, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, इस तरह से बहुत सारे, लेफ्ट साइड में भी प्लेन्स आ जाएंगे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर सरफेस बनानी है, प्लेन्स आ जाएंगे। अगर मैं कहूं कि इनके पोटेंशियल्स भी कंपेयर करो, मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो हम कहेंगे V1 ग्रेटर है V2 से और V3 और भी कम है। लेकिन अगर आपसे कहेगी इधर अगर x दूरी पर V1 है तो लेफ्ट में x दूरी पर क्या होगी, ये बड़ी गजब बात है कि अगर इससे कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी की सीट है, इस राइट में x दूरी पर V1 लेवल है, तो बताइए लेफ्ट में x दूरी पर क्या होगा, तो जवाब होगा V1। इससे राइट में y दूरी पर V2 है, तो यहां क्या होगा, इतनी ही y दूरी पर V2, तो यहां V1, तो यहां V1, यहां V2, तो यहां V2, यहां V3, तो यहां V3 एंड सो ऑन। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारा फील्ड इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, उनमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम कैसे बनाते हैं। तो कल हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। आज का लेक्चर वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो
उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैव अ गुड डे।